उन्होंने महराज मलिक नाम का एक एमएलए जो है वो अपने उसको आगे करके रखा, क्योंकि अगर ये 3 दिन हंगामा ना होता तो बीजेपी पूछने वाली थी कि 10 फ्री सिलेंडर कहाँ है, 7 महीने हो गए हैं, फ्री राशन कहाँ है, 200 यूनिट फ्री कहाँ है, आपने कहा था हर साल 1 लाख नौकरियां देंगे, वो कहाँ है, 7 महीने हो गए, आपने कहा था डेली वेजर पक्के करेंगे, वो क्यों नहीं हुए। इन सवालों से बचने के लिए महराज मलिक को आगे रखकर 3 दिन उन्होंने हंगामा कराया और जनता को नुकसान। लोग तो ये कहते हैं कि महराज मलिक फायर ब्रांड लीडर है। मैं तो नहीं कुछ कह रहा ना, मैं ये कह रहा हूँ उस फायर ब्रांड लीडर को उन्होंने यूज किया टूल की तरह, हथियार की तरह, और हंगामा कराया ताकि उनको जवाबों से बचा जा सके। सर, जब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए जब जम्मू के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वहां पे अक्सर ये बताया जाता है कि जब हम किसी इंपॉर्टेंट बिल पे चर्चा करने की कोशिश करते हैं तो बीजेपी के जितने एमएलए वहां पे खड़े हो जाते हैं और प्रोटेस्ट करना या प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। सर कोई नहीं, वैसे बाय द वे ये वैसे उन्होंने खुद बताया। मैं ये कह रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बताया ना कि उन्होंने कौन सा, जो उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो उन्होंने रेजोल्यूशन लाया या उन्होंने तो उसमें तो उनके ही स्पीकर ने कह दिया कि ये नहीं हो सकता, ये तो पास हो गया, कानून बन गया और सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, ये तो उनके स्पीकर ने बोला है ना, ठीक है नहीं। बाकी उन्होंने 370 को कहते थे कि हम आएंगे तो 370 वापस लाएंगे, आज 370 के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे, आज 35 के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे, बोलना चाहिए ना। जिसको उन्होंने तो सरकार बनाने के लिए झूठे वादे भी किए, उन्होंने यहाँ तक कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार आएगी तो यहाँ मस्जिदों से अजान होनी बंद हो जाएगी। इस किस्म की बेहुदा और इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देना बंद करने की जरूरत है, जिससे कि यहाँ कम्युनल टेंशन पैदा हो और भाईचारे में कहीं खलश आए। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया, ये वक्फ सीधे तौर पर मुस्लिम समाज के साथ जुड़ा हुआ है। मुस्लिम समाज के लोग अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करते हैं, डोनेट करते हैं। वो जो प्रॉपर्टी डोनेट होती है उसको वक्फ के अंदर रखा जाता है, ठीक है। और उसमें जो इस समय जितनी प्रॉपर्टी देश के अंदर है वो बड़े बड़े हमारे मुस्लिम जो नेता हैं उनके कब्जे में है, वक्फ के नाम से। आम आदमी के पास, मुझे बता दें, मैं पुंछ की ही बात कर लूं, हो सकता है मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन आप बता दें, अगर यहाँ 50 दुकानें हैं तो किन लोगों के पास, कोई लोग हैं जिनके पास वो दुकानें। इसमें जरूरत अमेंडमेंट की इसलिए थी कि जो गरीब मुसलमान हैं, हमारी बहनें हैं, उनको इसका लाभ मिल सके। लेकिन मैं फारूक साहब और अमरुद्दुल्ला साहब से भी पूछना चाहूंगा कि किरण रिजिजू जी, जिन्होंने इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाया, ट्यूलिप गार्डन में उनके साथ सैर कर रहे थे और इधर वो जो है गुमराह करते हैं समाज को, अच्छी बात नहीं। जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट विबोध गुप्ता जी हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए पुंछ से मौजूद है। गुप्ता साहब, एमपी अगारुल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट आया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्होंने कहा कि बीजेपी इस वक्त मूड में नहीं है कि स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। उनका कहना है कि तमाम जितने यहाँ पे एमएलएस हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो गए, पीडीपी के हो गए या और दूसरी पार्टियों के हो गए, तमाम को मिलकर इस वक्त दिल्ली में जाना चाहिए, जंतर मंतर में इनको धरना देना चाहिए। हो सकता है कि उसके बाद जो है स्टेटहुड मिले। मैं ये कह रहा हूं कि जब पार्लियामेंट के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये कह दिया कि सही समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलेगा, जब सही समय होगा वो मिल जाएगी। 5 अगस्त 2019 के बाद ये यूटी बनी, उससे पहले जम्मू कश्मीर के हालात क्या थे? पत्थरबाजी जोरों पर थी, बच्चों को 500 रुपया देकर पत्थर मरवाए जाते थे, आर्मी की गाड़ियों के ऊपर पत्थर मरवाए जाते थे। हुर्रियत की बंद की काल के ऊपर साल में 9 महीने कश्मीर बंद रहता था। डल लेक में, लाल चौक में कोई टूरिस्ट नजर नहीं आता था। वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। माँ अपने बेटे को अगर कॉलेज भेजती थी, कश्मीर के अंदर स्कूल भेजती थी, वो तो इस डर से भेजती थी, पता नहीं बेटा वापस आएगा कि नहीं आएगा, कहीं आतंकवाद की गोली से शिकार हो जाएगा, कहीं इनकाउंटर में बीच में ना आ जाए, कहीं पत्थरबाजों का पत्थर ना लग जाए और मर ना जाए। ऐसे दहशत के माहौल के अंदर कश्मीर था। क्या वो लोग चाहते हैं कि दोबारा ऐसी दहशत हो? उनको क्या अमन पसंद नहीं आ रहा? क्या उनको आज 3 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जो है पिछले साल वहां पर गया, वो पसंद नहीं आ रहा? वहां शांति पसंद नहीं आ रही? वहां डाउनटाउन लाल चौक के अंदर जहां दिन को भी कोई नहीं जाता था, आज रात को 11 बजे हजारों टूरिस्ट वहां घूम रहे होते हैं, ये उनको अच्छा नहीं लग रहा। वहां बंद की काल खत्म होगी, व्यापारियों का बाजार खुला हुआ है, व्यापारियों का व्यापार हो रहा है, वो कमाई कर रहे हैं, क्या वो उनको पसंद नहीं है? वहां पर आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, भारत माता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बंद हो गए, क्या उनको ये अच्छा नहीं लग रहा? देखिए, आपको इस बात को समझना होगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी इस बात को समझना होगा कि जब तक आप कम्युनल और अलगाववादियों के साथ खड़े रहेंगे और अलगाववाद को ही आप अपने बयानों से ताकत देंगे,
तब तक कहीं भी स्टेट मिलनी थोड़ी मुश्किल है, जब तक पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर ठीक नहीं हो जाएगा। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि हम चुनाव कराएंगे, उन्होंने चुनाव करवा दिए। सर इलेक्शन पीसफुली हो गया, यहाँ पे सरकार बन चुकी है, अब आपको क्यों लग रहा है कि कश्मीर का माहौल ठीक नहीं है? आपके स्टेटमेंट के मुताबिक जैसे समझने में मुझे आ रहा है, ये तो मैं समझ रहा हूँ कि आपके कहने के मुताबिक कि अभी जम्मू कश्मीर के अभी हालात ठीक नहीं है, या ये भी हो सकता है, या तो ये भी हो सकता है कि जैसे आप बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे यूटी सरकार अभी है, तो यूटी सरकार ठीक है, स्टेट से बेहतर है। देखिए, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हालात बहुत बेहतर हो गए। मैंने तो आपको यही बताया कि पत्थरबाजी खत्म हो गई, अलगाववाद खत्म हो गया, अगर बेहतर हालात है तो दुकानें अभी उसकी और जरूरत है, अभी और जरूरत है ताकि और अच्छा माहौल हो जाए और खुशगवार माहौल हो जाए। बाकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता है, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है समय रहते जो है वो स्टेट मिलेगी। सर वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 बीजेपी की तरफ से अक्सर ही कहा जाता है कि जब एक तरफ इस बिल पे चर्चा हो रही थी, कहा जाता है कि आम शख्स को इसका फायदा नहीं था, वक्फ की जो जमीनें हैं इसका फायदा नहीं था। बीजेपी इसको इंट्रोड्यूस कर रही है, बीजेपी ने इसको अमेंड किया ताकि आम जनमानस को, आम जनता को इसका फायदा हो। तो आप कैसे समझते हैं कि आम लोगों को इसका फायदा नहीं था और फायदा हो? देखिए, वक्फ जो है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया, ये वक्फ सीधे तौर पर मुस्लिम समाज के साथ जुड़ा हुआ है। मुस्लिम समाज के लोग अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करते हैं, डोनेट करते हैं। वो जो प्रॉपर्टी डोनेट होती है उसको वक्फ के अंदर रखा जाता है, ठीक है। और उसमें जो इस समय जितनी प्रॉपर्टी देश के अंदर है वो बड़े बड़े हमारे मुस्लिम जो नेता हैं उनके कब्जे में है, वक्फ के नाम से। आम आदमी के पास, मुझे बता दें, मैं पुंछ की ही बात कर लूं, हो सकता है मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन आप बता दें, अगर यहाँ 50 दुकानें हैं तो किन लोगों के पास? वो लोग हैं जिनके पास वो दुकानें हैं। इसमें जरूरत अमेंडमेंट की इसलिए थी कि जो गरीब मुसलमान हैं, हमारी बहनें हैं, उनको इसका लाभ मिल सके। लेकिन मैं फारूकउल्लाह साहब और अमरुद्दुल्ला साहब से भी पूछना चाहूंगा कि किरण रिजिजू जी, जिन्होंने इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लाया, ट्यूलिप गार्डन में उनके साथ सैर कर रहे थे और इधर वो जो है गुमराह करते हैं समाज को, अच्छी बात नहीं है। सर एक सवाल और रहेगा, वक्फ अमेंडमेंट बिल के हवाले से आपको क्या लगता है कि इसका अपोज नहीं करेंगे? क्योंकि आम शख्स की अगर हम बात करें तो वो तो ये कहते हैं कि जहां गुमराह किया जा रहा है, लोगों को इसके ऊपर गलत बताया जा रहा है। जब जो लागू होगा आप समझोगे कि इसका बड़ा लाभ होगा। सर असेंबली के अंदर इस बार हंगामा देखा गया, 70 साल के बाद इस बार जो पहली मर्तबा देखा गया कि इस तरह का हंगामा किस तरह से? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करवाया। उन्होंने महराज मलिक नाम का एक MLA जो है वो आपने उसको आगे करके रखा, क्योंकि अगर ये 3 दिन हंगामा ना होता तो बीजेपी पूछने वाली थी कि 10 फ्री सिलेंडर कहाँ है, 7 महीने हो गए हैं, फ्री राशन कहाँ है, 200 यूनिट फ्री कहाँ है, आपने कहा था हर साल 1 लाख नौकरियां देंगे, वो कहाँ है, 7 महीने हो गए, आपने कहा था डेली वेजर पक्के करेंगे, वो क्यों नहीं हुए? इन सवालों से बचने के लिए महराज मलिक को आगे रखकर 3 दिन उन्होंने हंगामा कराया और जनता को नुकसान। लोग तो ये कहते हैं कि महराज मलिक फायर ब्रांड लीडर है। मैं तो नहीं कुछ कह रहा ना, मैं ये कह रहा हूँ उस फायर ब्रांड लीडर को उन्होंने यूज किया टूल की तरह, हथियार की तरह, और हंगामा कराया ताकि उनको उनके जवाबों से बचा जा सके। सर जब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA जब जम्मू के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वहां पे अक्सर ये बताया जाता है कि जब हम किसी इंपॉर्टेंट बिल पे चर्चा करने की कोशिश करते हैं तो बीजेपी के जितने MLA वहां पे खड़े हो जाते हैं और प्रोटेस्ट करना या प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। सर कोई नहीं, वैसे बाय द वे, वैसे उन्होंने खुद बताया। मैं ये कह रहा हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बताया ना कि उन्होंने कौन सा, जो उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो उन्होंने रेजोल्यूशन लाया, या उन्होंने तो उसमें तो उनके ही स्पीकर ने कह दिया कि ये नहीं हो सकता, ये तो पास हो गया, कानून बन गया और सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, ये तो उनके स्पीकर ने बोला है ना, ठीक है। नहीं, बाकी उन्होंने 370 को कहते थे कि हम आएंगे तो 370 वापस लाएंगे, आज 370 के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे? आज 35 के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे? बोलना चाहिए ना। जिसको उन्होंने तो सरकार बनाने के लिए झूठे वादे भी किए, उन्होंने यहाँ तक कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार आएगी तो यहाँ मस्जिदों से अजान होनी बंद हो जाएगी। इस किस्म की बेहुदा और इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देना बंद करने की जरूरत है, जिससे कि यहाँ कम्युनल टेंशन पैदा हो और भाईचारे में कहीं खलश आए। सर जब ST स्टेटस के लिए एक जंग लड़ी जा रही थी तब आपका एक बड़ा नाम उभर कर सामने आया था पूरे पीर पंजाल की अगर हम बात करें। लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं आपसे, क्योंकि लोगों के जब ST का मसला था तो आप हीरो बन चुके थे पूरी कम्युनिटी के अंदर। स्टेटहुड के हवाले से फाइनली मैसेज जो आप देना चाहते हैं, क्या स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को अभी मिलना चाहिए या नहीं? फाइनली सर, फाइनली देखिए, आपने बात की पहले मेरी, फिर बात की पहाड़ी को ST मिलने की, पहले तो उस पर बात करेंगे। हमने यहाँ एक लड़ाई लड़ी जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा राजौरी पुंछ को ब्लैकमेल किया,
चाहे यहाँ गुज्जर समाज का हो, चाहे पहाड़ी कबीले का। गुज्जर बकरवाल समाज की इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन कर दी उन्होंने, ताकि गुज्जर समाज, जोरी पुंछ का गुज्जर समाज का बच्चा जो है वो कश्मीर के जिलों के अंदर नौकरी ना कर सके। पहाड़ी कबीले को कहा कि हर बार चुनावों में कहा कि हम आपको एसटी का दर्जा देंगे, नहीं दिया। 5 अगस्त 2019 के बाद 370 और 35 हटने के बाद माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी ने यहाँ गुज्जर बकरवाल समाज के लिए इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन को हटाया। पहाड़ी कबीले के लिए जो हम एक लड़ाई लड़ रहे थे, उस लड़ाई को उन्होंने अंजाम तक पहुंचाया और पहाड़ी कबीले को एसटी का दर्जा दिया। ये ठीक बात है कि इन चुनावों के अंदर जोरी पुंछ को बहुत वोट मिले हैं, 2,10,000 वोट मिले हैं, एक ऐतिहासिक वोट मिले हैं। इससे पहले रजौरी पुंछ में हम मैक्सिमम 1 लाख वोट लेते थे, लेकिन सीट नहीं पहाड़ी कबीले के लोग दे पाए ना। आप इसको फिर आप मैं ये जो आपने हीरोगिरी की मेरी बात की ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं उसका हीरो नहीं था, वो हीरो उनके माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। उनके हीरो जो है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी है। उसके हीरो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है। मैं तो एक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें रजौरी पुंछ को कश्मीर की गुलामी पसंद आ गई है। हम सीधे तौर पर दिल्ली के साथ नहीं जुड़ना चाहते, क्योंकि हमने रजौरी पुंछ को सीधे तौर पर दिल्ली के साथ जोड़ दिया था इन 10 वर्षों में। कितनी बार पहाड़ी कबीले के डेलीगेशन जो है वो अमित शाह जी से मिलकर आए, कितनी बार गुज्जर बकरवाल हमारे लोगों के डेलीगेशन जो है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मिलकर आए। अमित शाह जी ने चुनावों के अंदर कहा कि रजौरी पुंछ को मैं ये टूरिज्म के, इंटरनेशनल टूरिज्म के मैप पे लेके आऊंगा। हमें वो पसंद नहीं आया। सर, अगर बीजेपी की सरकार होती तो कब से जो है पहले ही मिल जाती स्टेटहुड? नहीं, स्टेटहुड अभी 6 महीने हुए, पहले मिल जाती। देखो, स्टेटहुड की जहां तक बात है, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट हाउस में कहा है, समय सही समय में मिलेगी। अभी सही समय नहीं है सर। अब आप समझ लें, आप कुछ शुक्रिया।